जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास का क्लास नंबर 4 है ये, और भूमि बंदोबस्त भूमि पैमाइश का पार्ट नंबर 1 है। जो भी मैं आपको करा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, आप सिलेबस को भी जाकर देख सकते हैं। उसके लिए मैंने लेखपाल के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इस क्लास को करने से पहले सबसे पहले आप जीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो देख लें, उसके बाद क्लास लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ठीक है, ज़्यादा बात ना करूँ, सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं क्या है, ठीक है। ये क्लास टॉपिक 2 है, भूमि बंदोबस्त भूमि पैमाइश। सबसे पहले आप इसको, आपको लिखना नहीं है, नॉर्मल से लिख भी सकते हैं। वैसे मेन क्या है इसमें, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, पढ़िए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्व वसूली से जमींदारी रैयतवाड़ी, ये देखो, जमींदारी रैयतवाड़ी महलवाड़ी कृषि व्यवस्था से कृषकों की भूमि से लगाव कम हो गया। हो तो हुआ क्या, जमींदारी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, जितनी भी व्यवस्था थी, इनकी वजह से जो किसान था उनका शोषण हो रहा था, कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, इन तीन को क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इन सब की वजह से किसान परेशान हो गया, और उससे क्या फ़र्क पड़ा वो देखो। कृषि और का भूमि से लगाव बहुत कम हो गया। जो किसान थे उनके भूमि से लगाव कम हो गया, और जब उनका लगाव कम हुआ तो उन्होंने मन से काम नहीं किया कृषि में, तो उत्पादकता भी कम हो गई। अब भूमिहीन मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो गई, यानी कि ऐसे मजदूर थे जिनके पास एक आध बीघे ज़मीन हुआ करती, तो वो भी जनसंख्या, उनकी जनसंख्या काफ़ी हो गई, उनके पास थी नहीं, यानी कि ज़मीनें भी जाने लगी किसानों की, और कृषकों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई। ये सब चीज़ें हुई, ये राजस्व वसूली से, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं, उनको राजस्व चाहिए था, लगान चाहिए था, यानी कि टैक्स चाहिए था, तो किसान घाटे में जाए तो फायदे में, उससे मतलब नहीं था। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है ग्रामीण परिवेश विकास, 25 नंबर का, थोड़ा पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आपको यूपी जी के भी ग्रामीण विकास में अहम रोल निभाएगा, 30% कवर करेगा। अब इसको पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत क्या हुई। भूमि पैमाइश का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। तो देखो क्या चीज़ें थी ये, हाँ, तो आप एक एक चीज़ को पढ़ते रहिए। क्या थी, उत्तर मुगल काल में क्या होता है, राजा फरुखसियर होता है। एक बार वो बीमार हो जाता है, और ये 1717 का टाइम चल रहा था। तो वहाँ से एक डॉक्टर आता है हैमिल्टन, वो उनको ठीक कर देता। फिर राजा फरुखसियर का मतलब मुगल बादशाह फरुखसियर बीमार पड़ जाते 1717 के टाइम में। तो बीमारी को ठीक करने के लिए हैमिल्टन डॉक्टर रहता है, वो ठीक कर देता। उससे प्रसन्न होकर वो EIC का मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री कर देते हैं, यानी कि अब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये प्रसन्न होकर कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, कि ये सीन होता है, यानी कि टैक्स फ्री हो गए थे अंग्रेज। अब आगे बढ़ते हैं। अब टैक्स फ्री हो गए अंग्रेज। अब 1757 के प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का नवाब सिराजुद्दौला, और नवाब, इसके थोड़ा समझ लेते हैं, नवाब सिराजुद्दौला। तो उसको धोखा देता है मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र धोखा दे देता, अंग्रेज क्या करते, कुछ समय के लिए तो मीर जाफ़र को बना देते हैं बंगाल का नवाब, और उसके बाद मीर जाफ़र का दामाद रहता है मीर कासिम, उसको बना देते हैं, ठीक है। मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देती है। ये सारी चीज़ थी, यानी कि 1782 का भी नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को धोखा दिया मीर जाफ़र ने। अंग्रेज मीर जाफ़र को बैठा देते हैं, कुछ समय बाद उसके दामाद मीर कासिम को बैठा देते गद्दी पर। और उसके बाद मीर कासिम क्या करता है वो अब हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहानी आ गई मीर कासिम की। मीर कासिम कुछ समय के लिए तो टैक्स वसूलता है, यानी कि किसानों से जो जो लोग थे, जितने भी टैक्स थे, कुछ समय के लिए तो वसूलता बंगाल में, लेकिन कुछ समय बाद सबका फ्री कर देता है, यानी कि अब टैक्स फ्री है अपनी जनता को। तो इस बात से अंग्रेज काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि अब देखो कहाँ हैमिल्टन डॉक्टर आया, राजा मतलब फरुखसियर को ठीक करा, उनको टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि हमारे देश में एंट्री करने व्यापार की टैक्स फ्री कर दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला से लड़ाई ली, मिर्ज़ा जाफ़र को साथ में लिया, फिर मिर्ज़ा जाफ़र को भी गद्दी सटे, मीर कासिम को बैठा दिया। तो कुछ समय तो वसूलता है टैक्स, यानी कि अंग्रेज जैसा कह रहे थे उससे करता है, फिर वो सबका टैक्स फ्री कर देते, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस बात से अंग्रेज काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और फिर होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। ये फिर होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध का आपका कारण, अब ये किसके बीच होगा, तीन ताकतें लड़ रही थी। एक मीर कासिम था साथ में, और एक अवध का नवाब, कह रहे हैं ना, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और एक मुगल बादशाह शाह आलम टू, मुगल बादशाह, ठीक है। ये तीन ताकतें, और उधर अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो, बंगाल गवर्नर जो था हेक्टर मुनरो। इनके बीच में युद्ध होता है। तो युद्ध का परिणाम क्या होता है कि युद्ध विराम होता है, तो एक संधि होती है 1765 में, जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई। अब संधि से क्या निकल के आता है, देखो, इस संधि में होता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया, और बंगाल जो राजा था, जो इनका बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, केवल उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव काम दे दिया, प्रशासनिक संभालने का। बाकी सारे अधिकार उन्होंने ले लिए लगान वसूलने के। तो वही यहाँ पे दीवानी का मतलब है लगान वसूलने का अधिकार, लगान का मतलब टैक्स, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये उनके बीच में संधि हुई कि मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ, और मुगल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी। अब वो मुगल बादशाह कौन सा था, शाह आलम टू था, यही तो लड़ा था 1764 बक्सर के युद्ध में, तो इसको पेंशन बांधी
26 लाख रुपए पेंशन वार्षिक। अब देखो कहाँ नवाब तक उसकी पेंशन कर दी। तो ये सारी चीज़ें हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब ये संधि हुई, अब ये नोट डाउन करने वाली चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो लॉर्ड क्लाइव जो दूसरी बार भारत आता है, यहाँ पूछ सकता है लॉर्ड क्लाइव। देखो यहाँ से मैंने दैव शासन प्रणाली, अंग्रेज लगान वसूलने का कार्य है। अंग्रेजों को लगान वसूलने का कार्य, दैव शासन प्रणाली क्या थी? अंग्रेज ने लगान वसूलते थे भारतीय किसानों से। ठीक है, और प्रशासन राजा ही करता था। मतलब ये आपको बता ही दिया, जब उसमें जब इलाहाबाद की संधि हुई, इसमें क्या था कि लगान तो अंग्रेज वसूलेंगे और राजा जो वहाँ का प्रशासनिक कार्य करेगा। ये सारी चीज़ें थी ना, तो दैव शासन में यही था और कुछ नहीं था। तो ये जो लॉर्ड क्लाइव कब करता है? जब दूसरी बार भारत आता है, ये कार्य जब करता है। वो पहली बार में नहीं, पूछ सकता है। दैव शासन का मतलब अंग्रेज लगान वसूले थे, राजा का कार्य प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव था, बाकी सारी पावर अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है, अब क्या होता है आगे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है। वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर बनता है, वो दैव शासन को समाप्त कर देता है। यानी कि दैव शासन में क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करेगा राजा और लगान वसूलेंगे अंग्रेज। ये इसको समाप्त ही कर देता है वॉरेन हेस्टिंग। ये पूछ लेता है कि दैव शासन किसने शुरू किया? अब बोले लॉर्ड क्लाइव ने। किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है। नवाब के पास कोई भी अधिकार नहीं रहता। अब क्या होता है, पूरी की पूरी पावर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, यानी कि अंग्रेजों के पास में आ गया। राजा को जो प्रशासनिक अधिकार था वो भी खत्म हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, मतलब वो पूछेगा दैव शासन किसने लगाया, किसने समाप्त किया, और कब पूरी शासन तब अंग्रेजों के हाथ में आ गई। ऐसे पूछ सकता है। जब लास्ट में आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जब ये सिलेबस हो जाएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, अब दैव शासन आप समझ चुके हो। लगाया लॉर्ड क्लाइव ने, लगान वसूलने का तरीका था दैव शासन में, और राजा प्रशासन का अधिकार था। मगर वॉरेन हेस्टिंग्स आता है 1773 में, वो उसको समाप्त कर देता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, उसको समाप्त कर देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। प्रशासनिक अधिकारी समाप्त कर देता है। नवाब यानी पूरी शक्ति अंग्रेजों के हाथ में। अब आती है इजारेदारी व्यवस्था, इसे बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। जब इसको समझते हैं फार्मिंग सिस्टम, ये वॉरेन हेस्टिंग्स, देखो वॉरेन हेस्टिंग्स दौर शासन को समाप्त करता है, तो अपनी भी तो कुछ लाएगा, अपनी तरफ से लाता है वो फार्मिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं इजारेदारी व्यवस्था। 1773 में ही, 1773 बोलो या 72, इसी के समथिंग लाता है। ठीक है, ये इसमें क्या था, 5 साल के लिए तय हुआ था लगान वसूलने का तरीका शुरू में, तो बाद में से वार्षिक कर दिया गया, यानी कि फिर 1 साल में लेने के लिए तय हो गए। यानी कि शुरू में तो एक प्लान यही बनाया था कि इस पर हर 5 साल के लिए एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। ठीक है, भूमि को ठेके पर देना लगान वसूली के लिए। इजारेदारी व्यवस्था में फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, भूमि को ठेके पर दे देते थे लगाने के लिए। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे समाप्त कर देता है। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने दैव शासन समाप्त किया, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने दैव शासन समाप्त कर इजारेदारी व्यवस्था फार्मिंग सिस्टम लाया। 5 साल के लिए था शुरू में, बाद में 1 साल हो गया। भूमि को ठेके पर देते थे लगान वसूलने के लिए। और वॉरेन हेस्टिंग्स के जो इजारेदारी सिस्टम को ख़त्म करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में। अब वही हम पढ़ते हैं। ये पूछ सकता है लॉर्ड कॉर्न, यानी कि इजारेदारी व्यवस्था किसने लगाई? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने समाप्त की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, अब देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या है? स्थायी बंदोबस्त में सन जॉन, ये है सर जॉन शोर की अध्यक्षता में ये बनता है स्थायी बंदोबस्त। ये पूछ सकता है इतना अगर डेप्थ में जाए। सर जॉन शोर की अध्यक्षता में बनता है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। बट इसको लागू किसके समय होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या समाप्त कर देता है? फार्मिंग सिस्टम को समाप्त कर देता है और परमानेंट सेटलमेंट ले आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है? दैव शासन को समाप्त कर देता है, अपनी तरफ से फार्मिंग सिस्टम लाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस समाप्त कर देता है। तो 1793 में आता है स्थायी बंदोबस्त। ध्यान रखना, पूछता क्वेश्चन। और ये भारत के 19% हिस्से पर थी स्थायी बंदोबस्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कितने हिस्से पर थे? 19% पर। अब इसमें हुआ क्या? स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। क्यों? अब मैं बताता हूँ। जमींदारों और अंग्रेजों के बीच हम इसको देखते तो आपको समझ में आ गया। 19% हिस्से पर था, इनकी अध्यक्षता में आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? देखो, इसे जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त को, परमानेंट सेटलमेंट को, जो 1793 में आया, इसे जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्यों इसमें क्या, कंपनी और या आपके जमींदार हैं, इनके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। यानी कि किसानों का तो कोई रोल ही नहीं रहा इसमें। ऐसा रहा कि जमींदार तो लेगा 1/11वां हिस्सा, पूछ सकता है, और जो कंपनी लेगी वो 10/11वां हिस्सा लेगी, जो भी लगान आएगा। यानी कि इसी को जमींदारी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब तो जमींदारी सिस्टम नहीं है, पहले किसानों का कोई रोल ही नहीं था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो आपको हमने बता ही दिया जमींदारी सिस्टम में क्या था। ठीक है, जमींदारी सिस्टम आप समझ गए। अब देखो, जमींदारी सिस्टम आप समझ गए। 1/11 जमींदार ले रहा था, 10/11 कंपनी ले रही थी। इनकी जमींदार का तो सिस्टम ही खत्म हो गया इसमें रोल। अब एक और है 1794 में। जैसे 1793 में क्या आया?
अब आता है 1794 सूर्यास्त के, केवल इसको याद रखना। इस तरह से सूर्यास्त का नियम क्या था, इसमें जमींदारी को नीलाम कर दिया गया, यानी कि जमींदारी को नीलाम किया गया। और राज्य कौन सा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो वही वाले जो सब इलाहाबाद की संधि में 1765 में थे। एक बनारस और आ गया था, यानी कि सूर्यास्त का नियम इन पर लागू था। पूछ सकता है क्वेश्चन में किस किस पर लागू था, तो देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, ठीक है, ऐसे याद रखना। यानी कि जो इलाहाबाद संधि में थे 3 वो और 1 बनारस। सूर्यास्त का नियम जमींदारी को नीलाम, यानी कि सारे लगान वसूलने से ही है। अब आती है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या होता है, रैयतवाड़ी सबसे पहले आपको ध्यान रखना किसके समय, थॉमस मुनरो खत्म। 51% भाग पर थी। परमानेंट सेटलमेंट कितने परसेंट भाग पर था, 19% पर। लाया कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लाया, किसको समाप्त करके लाया था, दैव शासन को। मगर उसके बाद बात करते हैं रैयतवाड़ी। अब देखो 51% भाग पर थी, ये याद रखना, थॉमस मुनरो लाया। इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसमें जमींदारी व्यवस्था किसमें, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारों का रोल हो गया। इसमें जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया और प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर लागू। अब यानी कि किसान, एक तरफ किसान थे, किसान और कंपनी के बीच जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये सारी चीज़ थी इसमें रैयतवाड़ी। पूछता है किसके समय में लागू, थॉमस मुनरो, 51% भाग पर थी, ठीक है। अब आते हैं महलवाड़ी, ये लास्ट है, फिर ख़त्म ही हो जाएगा आपका, ठीक है, ये है। अब देखो महलवाड़ी, महलवाड़ी ध्यान रखना, ये 30, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। महलवाड़ी ये 30% भाग पर लागू थी। सबसे पहले तो याद रखेंगे मार्टिन बर्ट, ये है मार्टिन बर्ट के समय में आई, मार्टिन बर्ट के समय में आई। और नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं ना, नॉर्थ इंडिया पर इसका ज़्यादा प्रभाव हुआ। नॉर्थ इंडिया का भू राजस्व व्यवस्था के जनक किसको कहेंगे, वो मार्टिन बर्ट को कहेंगे, क्योंकि ठीक है वो थी महलवाड़ी। महल का मतलब क्या होता है, गांव, ये भी आपको याद रखना, महल का। और कब लागू होती है, 1822 में, 1822 में, ठीक है। इस व्यवस्था का विस्तार करने का श्रेय जो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, विस्तार करने का श्रेय, और विस्तार करने का श्रेय को बोले, यानी कि मार्टिन बर्ट ने तो लागू कर दिया, यानी कि और ज़्यादा फैलाया मार्टिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर लागू थी, ये पूछ सकता है, क्योंकि लेखपाल में सिर्फ लिखा हुआ है। ये आपके एक अवध, आगरा, नॉर्थ की ही ले रहे हैं, पंजाब, और आपका मध्य प्रांत, ठीक है, ये मध्य प्रांत है जो आपको दिखाई नहीं दी, यहाँ पर इसका प्रभाव था। तो सारी चीज़ें हो जाती है ख़त्म। एक बार समराइज़ कर लेता हूँ क्या क्या थी, देखो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता क्या है, लॉर्ड क्लाइव लाता है दैद शासन, आपको तो सुनना है। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव दैद शासन लाता है, ठीक है, उनके लगान वसूलने का तरीका था। वॉरेन हेस्टिंग्स उसे समाप्त कर दे, देखो दैद शासन, लॉर्ड क्लाइव दैद शासन लाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स इसे समाप्त कर देता है। और अपनी तरफ से वो लाता है फार्मिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। इजारेदारी व्यवस्था में 5 साल के लिए तो फिर 1 साल कर दे। अब इस फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त कर देता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अपनी तरफ से लाता है परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि उसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। और ये आपका 19% भाग पर थी। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस तो चले जाते, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आता है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह आपके 51% भाग पर थी और थॉमस मुनरो लाते हैं। उसके बाद आता है महलवाड़ी सिस्टम, यह आपके 30% भाग पर थी और इसका श्रेय जाता है मार्टिन बर्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी। आप अच्छे से नोट्स में अच्छे से पढ़िए। इसके बाद इसको थोड़ा सा और है, 3 पार्ट में ख़त्म, 3 या 4 पार्ट लगेंगे। उसके बाद एक पार्ट और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसमें। उसके बाद हम देखें भूमि पैमाइश, जिसमें लाठा गट्ठा ये सारी चीज़ें होंगी। 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। देखो बता ही देता हूँ, देखो ये 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, कल थोड़ा सा और है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यूपी जीके करा दिया, यूपी जीके, स्टैटिक जीके चल रही है, स्टैटिक जीके। और ये जो ग्राम परिवेश की जितनी भी क्लास हो जाएंगी 3-4, ऑलमोस्ट आपका क्या कहते हैं 80% हो जाएगा। इसे अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते रहेंगे। फिलहाल आज, और आपको मेरा प्रयास से अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपनी जैसे ज़रूरतमंद तक पहुँचाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं भी चाहता हूँ कोई अप्रिसिएट करे। फिर मिलते किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।